अर्पिता, जो आप सवाल पूछ रही हैं, यही सवाल हमने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा था। हमने पूछा था कि क्या जेडीयू और आरजेडी का क्या विलय वाला कोई प्रस्ताव है, या फिर जेडीयू के अंदर कोई अंदरूनी कलह या फिर खींचतान या फिर कोई स्प्लिट वाली खबर है क्या। नीतीश कुमार ने सिरे से इसको खारिज किया था। नीतीश कुमार ने कहा था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज किया था। लेकिन आज ये सुबह खबर आ गई कि ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर किसी ने कंफर्म नहीं किया है, ना तो ललन सिंह ने या नीतीश कुमार ने। जेडीयू के सीनियर लीडर हैं विजय कुमार चौधरी, जो प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, वित्त मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज किया है। अब ये अलग बात है कि अभी विजय चौधरी इसको खारिज कर रहे हों, लेकिन अगर दिल्ली की जो बैठक है, मतलब दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 29 दिसंबर को, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, अगर उस दौरान ये पेशकश वाकई अगर ललन सिंह ने की है तो इसको लेकर के बड़ा फैसला होना है, ये बिल्कुल तय बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ललन सिंह आखिर इस्तीफा क्यों देंगे, या उनकी इस्तीफे की अटकलें जो हैं या खबरें जो हैं वो क्यों सुर्खियों में हैं इस वक्त। ठीक है, ये सूत्रों के हवाले से ही खबर है, लेकिन ललन सिंह को लेकर के जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ललन सिंह इस वक्त लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, और कई मसलों पे हमने देखा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी दूरियां दिखी हैं, लेकिन ललन सिंह और आरजेडी के नेताओं के बीच दूरियां नहीं दिखती हैं। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रति जो लॉयल्टी है उसको लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। तो अगर दो चीजें हो सकती हैं अर्पिता, एक ये कि अगर ललन सिंह को वाकई ड्रॉप किया जाना है 29 दिसंबर की बैठक में, तो उसके पहले ललन सिंह अपनी तरफ से ये पेशकश रखे हों कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, या पार्टी के अध्यक्ष पद पे बने नहीं रहना चाहते हैं। ये भी बताएं कि जो इस्तीफे की खबरें चल रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या अंदरूनी नाराजगी या दूसरे पार्टी से यानी कि आरजेडी से नजदीकी है, या फिर कोई और भी इसके मायने निकल रहे हैं, कोई और भी इसका मतलब है? देखिए, जैसा खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार रिप्लेस कर सकते हैं ललन सिंह को, तो ये बात हमें भी लगती है कि ठीक है, अगर ललन सिंह को इस मौके पर ड्रॉप किया जाता है या वो अध्यक्ष पद छोड़ते हैं या हटाए जाते हैं, तो इन तमाम परिस्थितियों में नीतीश कुमार से ही उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। जेडीयू के अंदर कोई बहुत दूसरा ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं। हाँ ठीक है, विजय कुमार चौधरी जो बयान दे रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, उनकी तरफ इशारा है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा हो रही है और ऐसी अटकलें अगर हो रही हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से उनकी नजदीकियां हैं, और कई मौकों पे ललन सिंह जो है वो आरजेडी के ज्यादा करीब है। बीजेपी भी आरोप लगाती है, जेडीयू के अंदर भी दबी जुबान पे इसकी चर्चा होती है, लेकिन इस्तीफे को कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो आज ये हुआ, केसी त्यागी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को आप नजर बनाए रखें, देखना ये होगा कि होता क्या है, इस बात का इंतजार है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब आप बात करेंगे हिंदुत्व पर मचे घमासान के, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान बचा। इस खबर को विस्तार से आगे आपको बताएंगे सईद और अर्पिता। बहुत धन्यवाद राजीव। एक बार फिर से अर्पिता जी, हिंदू पर घमासान और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं लगातार एक के बाद एक विवादित बयान, और वो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। हालांकि डिंपल यादव को सामने आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है, और ये पहली बार नहीं है। अखिलेश यादव भी पिछली बार डिफेंड कर चुके हैं, डिंपल यादव डिफेंड कर चुके हैं, लेकिन क्या कहा है वो जरा बताइए। हिंदू धर्म एक धोखा है, ये स्वामी प्रसाद कहते हैं। कोई धर्म नहीं है हिंदू, ये स्वामी प्रसाद कहते हैं, और हिंदू धर्म धंधा है। जब ऐसे आप बयान वो देंगे, अच्छा प्राण प्रतिष्ठा तक पर उन्होंने प्रश्न उठा दिया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि आखिरकार जरूरत ही क्या है प्राण प्रतिष्ठा करने की, हिंदू धर्म का नाश हो, इस तरीके के तमाम विवादित बयान उन्होंने दिया जिससे पार्टी दरकिनार कर रही है। रामचरितमानस बैन हो, पहले भी रामचरितमानस को लेकर वो अपना बयान दे चुके हैं और उस पर कायम भी है, जब पार्टी उनसे नाता इस बारे में तोड़ रही है कि भाई हमारा लेना देना नहीं है, निजी बयान है उनका। लेकिन गिरिराज सिंह ने तुरंत जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो आप जाइए मुसलमान बन जाइए। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर टक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है।
ये जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। तो 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक परेशानी में डाल रहे हैं, लेकिन तुरंत डैमेज कंट्रोल भी किया गया है। इस बयान का खंडन किया गया है डिंपल यादव की तरफ से। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। जो बेहुदा बयानबाजी है उसको सुनने के बाद एक बात तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा निर्णायक और मजबूत नेतृत्व इस देश के सामने नहीं होता तो आज रामलला जो है वो 600 साल और टेंट में कैद होते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व है कि सर्वसम्मति से सर्व सहमति के साथ आज जो है वो भव्य राम मंदिर बन रहा है और जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत है वो जो है उसका सफाया हो रहा है। निश्चित तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य वो जो गलत बात बोलते हैं, किसी धर्म का भी अपमान और किसी भी धार्मिक किसी भी चीज का, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नहीं करना चाहिए और वो जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल गलत है। लगता है आपको कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल उनको उसको जरूर उनको समझाना चाहिए और जो कहनी चाहिए। उन्होंने शायद कल परसों में कोई बात भी कही है, मैं समझता हूँ कि जरूर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में और किसी भी जात के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। तो समाजवादी पार्टी में दो नेता अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों एक ही पार्टी में, लेकिन जो इनकी विचारधारा है, जो इनकी राजनीति है, वो बिल्कुल अलग अलग। एक बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलते हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, हिंदू वोटर्स को नाराज भी नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये उनका कोई पहला बयान नहीं, इससे पहले भी कई बार वो हिंदुत्व को लेकर बयान दे चुके हैं और ये जो बिल्कुल रिसेंट उन्होंने कहा कि एक धोखा है और प्राण प्रतिष्ठा में न्योता चाहिए अखिलेश यादव। दूसरी तरफ वो प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ की प्राण प्रतिष्ठा क्यों होनी चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति समाजवादी पार्टी करते नजर है। कुछ समय पहले एक जो ब्राह्मण सभा उसका आयोजन, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म को लगातार निरंतर स्वामी प्रसाद मौर्य टारगेट कर रहे हैं। निशाने पर भी आए वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बयान थम नहीं रहे हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव को कई बार पूछा गया, घेरा गया कि आपकी पार्टी, आप जो बात करते हैं उससे बिल्कुल अलग स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, आप उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? तो एक तरफ हिंदुत्व पर राजनीति चल रही है, तो दूसरी तरफ तैयारियां चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की। किस तरह से किस किस को न्योता दिया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, आगे आपको बताएंगे अर्पिता और सईद जी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए घमासान सईद जी जो चल रहा है वो न्योता को लेकर है, यानी वो नाराजगी जता रहे हैं कि आखिरकार हमें क्यों नहीं बुलाया, अखिलेश यादव को अभी तक निमंत्रण नहीं पहुंचा, वो नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन हम साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं कि किनको किनको निमंत्रण मिला भी है। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिन्हें नहीं मिला अभी तक अखिलेश यादव हैं वो, उन पर भी हम आगे बात करेंगे। और ये जिनको जिनको मिला है, एच.डी. देवेगौड़ा, सचिन तेंदुलकर से लगाकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तमाम नाम है जिनको मिल चुका, लेकिन किन्हें नहीं मिला उसमें सबसे ऊपर नाम अखिलेश यादव का, उद्धव ठाकरे का, वो भी नाराजगी जता रहे। बिल्कुल, वो उनका तो कहना है कि भाई राम मंदिर का आंदोलन जो सबसे ज्यादा हमने शुरू किया, शिवसेना ने किया, लेकिन लेफ्ट यहाँ पर ये कह रही है कि हम तो नहीं जाएंगे, बहिष्कार करने की बात। बिल्कुल, और बहिष्कार की बात करते हुए फिलहाल ये घमासान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी भी अर्पिता जी बुरी तरह से यहाँ पर फंस गई है। इसलिए फंस गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क जो हैं वो कहते हैं कि हम तो गम का दिवस मनाएंगे,
और हम तो चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद फिर से बने, मस्जिद ही मानते हैं उस जगह को। तो डिम्पल यादव अब फंस गई, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है। बिल्कुल, हम तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकते, और ये तो हमारे तो बहरहाल ये बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी और अपनी जगह पर थी, कोई गलत नहीं था, लेकिन उसको जबरदस्ती बहरहाल उन्होंने कानून का भी सहारा लिया और इस तरीके से उसको मस्जिद को मंदिर बना दिया गया, और फिर उसके बाद में मस्जिद को खत्म करके राम मंदिर का वहां तामीर कर दिया गया। तो इससे ज्यादा मुसलमानों को दुख को और तकलीफ की और क्या बात हो सकती है। तो मुसलमानों का तो उसमें शिरकत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि वो गम का दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो किसी को निमंत्रण मिला है, किसी को नहीं मिला है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को भी निमंत्रण मिला, लेकिन इस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला, लेकिन आपने कहा कि आप नहीं जाएंगे कार्यक्रम में। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, वो आए, हमें आमंत्रण दिया, नृपेंद्र मिश्रा जी एक वीएचपी के नेता के साथ आमंत्रण दिया, हमने स्वीकार किया, उनको चाय कॉफी ऑफर किया, उन्होंने मना किए, बस यही हुआ। तो कहा कुछ नहीं, अब कह रहा हूं मैं, ये इन्विटेशन हमें मिला। जहां तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का रुझान है, हम धर्म की पूरी इज्जत करते हैं। हर व्यक्ति का जो उनकी जो समझ के आधार पर उन्होंने जो निर्णय लिया, किस भगवान में उनकी आस्था रहेगी या नास्तिक रहेंगे, जो भी उनका निर्णय है, वो निर्णय का हम जो है संरक्षण करेंगे। ये अधिकार है सब व्यक्तियों का। लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, यूपी के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कई सारे पदाधिकारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हमारे, शायद वो भी रहेंगे। तो ये जो राजनीतिकरण जो हो रही है इसकी, ये हम समझते हैं कि ठीक नहीं है, गलत है। 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं और हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। बीजेपी का मिशन बंगाल, और मिशन बंगाल को फतेह करने के लिए जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। और वो सबसे पहले गुरुद्वारे पहुंचे, वहां पर उन्होंने अरदास की, उसके बाद काली मंदिर गए, काली मां की पूजा अर्चना की, और आज पूरे दिन संगठनात्मक कार्यों में व्यतीत करेंगे अपना। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, पूरे दिन ये मंथन चलेगा 2024 में किस तरह से हम बंगाल में अपने आप को मजबूत करते हैं, कैसे बंगाल में हम 18 से आगे बढ़ते हैं लोकसभा में। आइए, प्रतीक मंडल कोलकाता से हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। कितना महत्वपूर्ण नड्डा और अमित शाह का ये दौरा, और क्या क्या आज होगा, प्रतीक? देखिए, ये पहला मौका है जब अमित शाह और जेपी नड्डा यानी गृह मंत्री, उसके साथ साथ जो पार्टी प्रेसिडेंट है, वो एक साथ बंगाल दौरे पर है, और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। इसका मुख्यतः कारण जो बताया जा रहा है, कई सारे स्ट्रैटेजिकल मीटिंग जो है आज वो जो रणनीतियां है भारतीय जनता पार्टी के आने वाले इस घमासान लड़ाई के लिए, यानी जिस महायुद्ध के प्रस्तुति हम बंगाल में देख सकते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लोकसभा चुनाव से पहले ये अहम भूमिका है इस मीटिंग के। अब जो है जो कोर कमेटी का मीटिंग वो है शुरू हो गया है। इसका कारण ये है, देखिए, अमित शाह पहले ही बंगाल के लिए 35 का जो है लक्ष्य जो है तय कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 35 सीट्स यानी 35 सीट बीजेपी को हासिल करना है। 2019 का आंकड़ा देखें तो 18 सीट्स यानी 18 सीटें उन्हें मिला था। वो जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो
पहली बार इस तरीके से एक बंगाल की धरती में एक सिग्निफिकेंट एक कह सकते हैं कि कदम थी बंगाल में। लेकिन 2021 के बाद मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यानी संगठन किस तरीके से मजबूत है उसे और पुरजोर करने की जरूरत है और वहां पर जरा जोर डालने की जरूरत है। ये बीजेपी के जो बंगाल के नेता है वो बखूबी जानते हैं और दिल्ली के नेता भी वो मानते हैं और इसी के कारण शायद ये बैठक जो है आज बारी बारी में कुल 3-4 बैठकें होंगे जिनमें तमाम जो नेता है बंगाल बीजेपी के उन सभी को बुलाया गया है। एमपीज और विधायक जो है उन्हें भी कहा गया है, जितने भी ऑफिस बेयरर्स है चाहे वो संगठन के जितने भी प्रमुख है, कहा जा रहा है कि आईटी सेल इस बार उसकी भूमिका अहम होगी बंगाल से लोकसभा चुनाव के लिए। आज कुछ खास जो हिदायत उनके लिए भी होगा। ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद लॉकेट चौधरी। दीदी, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा से चुनाव से पहले अनबन बढ़ गया है। इसी सिलसिले में 2 मुखिया यानी अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ बंगाल दौरे पे है, क्या कहना चाहेंगे? कि 5 राज्यों का जो निर्णय हो गया है, जनता ने जो निर्णय कर लिया है, इसमें पूरा साफ हो गया है कि 2024 में 3rd टाइम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री जी बनेंगे। इस बार 400 पार हम लोग का नारा लगा है और पश्चिम बंगाल में 35+ सीट का नारा ऑलरेडी अमित शाह जी ने देके गए थे और कल रात पे जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी दोनों एक साथ यहाँ पे आया है। लोकसभा को एकदम मतलब फोकस करके कैसे हम लोग को रोड मैप बनाना है, इसको लेके हम लोग का बातचीत आलोचना होगा। उसके पहले जैसा बार बार आते हैं तो कभी भी दक्षिणेश्वर टेम्पल, कभी बेलूर मठ, कभी माँ कालीघाट भी आते हैं। तो आज गुरुद्वारा करके, आज बाल दिवस के लिए गुरुद्वारा करके अभी कालीघाट में वो आएंगे। तृणमूल का जो कहना है कि आपसी अनबन को एड्रेस करने, उसको वो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने, दरअसल एड्रेस करने आपके पार्टी के अंदर बंगाल में सबसे ज्यादा अनबन है यानी फ्रैक्शनल फाइट, इसको मिटाने अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ आ रहे हैं। उनका एक साथ आने का कारण ये है, मुख्य कारण एक साथ आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक साथ ही एक परिवार जैसा हम लोग काम करते हैं। इस पे आज वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भारत मंडपम में पहुंचे, वहां पर उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया, सुना भी। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नजर आए, जो भी गुरुद्वारे में पहुंचे। और एक और तस्वीर आपके सामने है कोलकाता की, जहां पर गुरुद्वारे में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंचे। तो तीनों ही आज वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री तो दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था, उसका हिस्सा बने। बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। और बुलेटिन में वक्त हो चला छोटे से ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।